अक्सर देखो हम ऐसा देखते हैं कि यूपीएससी एस्पायरेंट्स ना अपनी तैयारी के दौरान ना बेस्ट स्ट्रेटजी ढूंढने की कोशिश करते हैं, बेस्ट स्ट्रेटजी टू क्लियर द यूपीएससी 2024 या फिर 2025। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, माउंटेन के शिखर पर आपको जाना है, कोई ज़रूरी नहीं एक ही रास्ता है माउंटेन के शिखर पर जाने के लिए, मल्टीपल पाथ्स हो सकते हैं माउंटेन के शिखर पर पहुँचने के लिए, पिनेकल पर जाने के लिए। उसी प्रकार से देखो एग्जाम क्लियर करने के लिए कोई एक केमिकल फॉर्मूला नहीं है कि सिर्फ इसी से एग्जाम क्लियर होगा। सभी बच्चों की, सभी एस्पायरेंट्स की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस अलग है, सभी एस्पायरेंट्स की अभी सिचुएशन अलग है, कोई ज़्यादा टाइम दे सकता है, कोई कम टाइम दे सकता है, कोई कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा है, किसने एमबीए की है, किसने सिंपल ग्रेजुएशन की है, किसकी आंसर राइटिंग अच्छी है, किसी का प्रीलिम पार्ट मजबूत है। तो ना बेस्ट स्ट्रेटजी वही है जो आपके हिसाब से क्राफ्टेड हो। कई लोग ना ये बोलते हैं तुम्हारी स्ट्रेटजी गलत है, मेरी स्ट्रेटजी सही है। देखो सही गलत कुछ नहीं होता, अपने हिसाब, अपने पे जो एप्लीकेबल हो, जो आपके लिए काम कर रही है, जिससे आपको फायदा हो रहा है, जिससे आप ज़्यादा नज़दीक पहुंच रहे हो एग्जाम क्रैक करने के, वो स्ट्रेटजी आपके लिए सबसे सही है। गलत सिर्फ एक चीज़ है, वो लोग जो खुद तो देखो माउंटेन्स के पीक पर नहीं जाएंगे, माउंटेन्स के चारों ओर चक्कर लगाएंगे सिर्फ और बोलेंगे कि माउंटेन्स के ऊपर जाने के लिए तुमने जो रास्ता चूज किया है वो गलत है। मतलब कि खुद वो तैयारी नहीं करेंगे लेकिन दूसरों को बोलेंगे तुम्हारी स्ट्रेटजी गलत है, तुम अच्छे से तैयारी नहीं कर रहे हो। ये कोट है, आप इस्तेमाल कर सकते हो ऐसे में। डेट आज की देखो 31 जनवरी है और काफ़ी सारे अच्छे आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। सी राजा मोहन का आर्टिकल सबसे पहले डिस्कस करेंगे, इंडियन एक्सप्रेस से, अच्छा आर्टिकल है। उसके बाद श्रीलंका की इकोनॉमी अब क्राइसिस से बाहर आ गई है, ऐसे संकेत, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है ये भी। और सबसे लास्ट में पंचायती राज बॉडीज से संबंधित आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे और सबसे लास्ट में क्वेश्चंस। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस से सी राजा मोहन का है। चाइना की जीडीपी जो है वो तो देखो डिक्लाइन कर रही है और इंडिया इससे कैसे बेनिफिट उठा सकता है। आप देखो जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कुछ समय पहले ना रुचि शर्मा जो एक फेमस इन्वेस्टर एंड फंड मैनेजर हैं, इनके द्वारा फाइनेंशियल टाइम्स में ना एक आर्टिकल लिखा गया था। रुचि शर्मा कहते हैं ग्लोबल जीडीपी में ना, यानी पूरे वर्ल्ड की जीडीपी में चाइना का कंट्रीब्यूशन ना कम हो रहा है और ये इरिवर्सिबल है। मतलब उनका तो ये मानना है कि आने वाले समय में ग्लोबल जीडीपी में चाइना की इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन इंक्रीज नहीं होगा। चाइना की जो इकोनॉमी है अब पीक कर चुकी है, मतलब अपने सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस से अब नीचे जा रही है। बेस्ट जो है चाइना की इकोनॉमी का आ चुका है। हालांकि देखो कुछ दूसरे एक्सपर्ट्स भी हैं जो ये बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं है, चाइना में फिर से रिफॉर्म्स आएंगे, चाइना के पास में टेक्नोलॉजी है, चाइना के पास में कैपेबिलिटी है बाउंस बैक की, चाइना की मिलिट्री काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग है। तो इस आर्टिकल में ना हम थोड़ा एनालाइज करते हैं इस पूरे इशू को, दोनों पक्षों को। 1990 में ना वर्ल्ड जीडीपी में चाइना का शेयर सिर्फ 2% था, 1990 की हम बात कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद तो चाइना की इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो की और 2021 आते आते ग्लोबल जीडीपी में चाइना की इकोनॉमी का शेयर बढ़ के कितना हो गया, 18.4%। सोच के देखिए, 1990 में चाइना की जीडीपी ग्लोबल जीडीपी का सिर्फ 2% और 2021 में बढ़ के ग्लोबल जीडीपी का 18.4%। लेकिन पिछले 3 सालों में अब डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अब ग्लोबल जीडीपी में चाइना की जीडीपी का कंट्रीब्यूशन 17% पे आ गया है और आगे जाके देखो ये और कम होगा। इसके लिए काफी सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल बताए जा रहे हैं, जैसे कि एक है डेमोग्राफिक डिक्लाइन, मतलब वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है वो चाइना की कम हो रही है। आज के समय में देखो पूरे वर्ल्ड में जितनी वर्किंग एज पॉपुलेशन है ना जो काम कर सकती है, उसमें चाइना का शेयर 19% है। लेकिन ये तेजी से कम हो रहा है। आने वाले 30 सालों में पूरे वर्ल्ड की जितनी वर्किंग पॉपुलेशन है उसमें चाइना का शेयर घट के 10% रह जाएगा। अब लोग देखो काम नहीं करेंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम होंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम होंगी तो जाहिर तौर पे चाइना की जो जीडीपी है वो श्रिंक होगी। इसके अलावा देखो कुछ और भी फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल बताए जा रहे हैं चाइना की इकोनॉमी के रिलेटिव डिक्लाइन के लिए। नंबर 1, चाइना के जो राष्ट्रपति है ना शी जिनपिंग, इनकी एंटी मार्केट इंटरवेंशंस, मतलब कि कुछ ऐसे स्टेप्स इन्होंने लिए हैं जो मार्केट के अगेंस्ट है। मार्केट कैसे काम करती है, डिमांड एंड सप्लाई के आधार पे, बट इन्होंने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं जो फ्री मार्केट के अगेंस्ट हैं।
नेक्स्ट, चाइना के ऊपर ना डेट यानी कर्ज बढ़ता जा रहा है। चाइना में वर्कर्स की जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्लाइन होती जा रही है। इन सभी फैक्टर्स की वजह से भी चाइना की जो जीडीपी है वो श्रिंक करेगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि चाइना का कंट्रीब्यूशन जो है वर्ल्ड की जीडीपी में अगर कम होगा तो फिर फायदा किसे होगा? फायदा देखो, एक तरफ जहां इन इमर्जिंग मार्केट्स को होगा, फॉर एग्जांपल इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, ब्राजील, पोलैंड, और दूसरी तरफ यूएसए भी अभी इंप्रेसिव रेट पे ग्रो कर रहा है। अब क्वेश्चन ये उठता है, जियोपॉलिटिक्स में आप इस चीज को कैसे देखोगे? देखो, अभी तक ना सारे एक्सपर्ट्स ये बोल रहे थे कि चाइना जिस रेट से ग्रो कर रहा है ना, जल्दी ही चाइना यूएस को रिप्लेस करके पूरे वर्ल्ड में एकमात्र सुपर पावर बन जाएगा। बट देखो, अब ऐसा नहीं होगा। मतलब अब काफी अनलाइकली है कि चाइना यूएस को रिप्लेस कर पाएगा नियर फ्यूचर में, और कुछ एक्सपर्ट्स तो बोलते हैं अब तो देखो कभी भी नहीं रिप्लेस कर पाएगा। क्योंकि आप एक बार देखिए, 2023 में यूएस की इकोनॉमी का साइज कितना, $28 ट्रिलियन, और चाइना की इकोनॉमी का साइज कितना, $18 ट्रिलियन। 2020 में जहां ना चाइना की इकोनॉमी यूएस की इकोनॉमी का 80% तक आ गई थी, बट अब एक बार फिर से चाइना की इकोनॉमी यूएस की इकोनॉमी का 60% रह गई है। और अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो बल्कि ये परसेंटेज और भी कम हो जाएगा, यानी चाइना की इकोनॉमी का साइज यूएस के मुकाबले में और भी ज्यादा कम हो जाएगा। अब एक चीज आप और देखिए, अक्सर ना इंडिया को एक डर रहता था कि कहीं G2 ना बन जाए। G2 मतलब दो ग्रेट पावर्स, यूएसए प्लस चाइना। तो इंडिया को यह डर था कि कहीं देखो इन दोनों का ग्रुप बन गया, इन दोनों के बीच में दोस्ती हो गई तो हमारा क्या होगा? क्योंकि इंडिया को एक उम्मीद है कि चाइना के अगेंस्ट यूएसए हमारा साथ देगा, बट यूएसए और चाइना के बीच में ही दोस्ती बन गई, G2 हो गया, तो फिर इंडिया के लिए जाहिर तौर पे कंसर्न्स हैं। राइटर कहते हैं लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है किसी भी सूरत में, क्योंकि देखो यूएस के जो एलाइज है ना यूरोप में या फिर एशिया में, वो काफी भारी भरकम है चाइना के फ्रेंड्स के मुकाबले में। चाइना का दोस्त कौन है? रशिया। रशिया का तो यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है, रशिया अब इतना हैवीवेट नहीं रह गया है। तो यूएस चाइना के साथ क्या ही दोस्ती करेगा? मतलब अब तो चाइना की इकोनॉमी भी डिक्लाइन कर गई है, यूएस को चाइना से कोई डर भी नहीं है अभी तो। और यूएस एक बहुत बड़ी ताकत है। यूरोपियन पावर्स जिनके साथ यूएस की दोस्ती है, या फिर वो एशियन पावर्स जिनके साथ यूएस की दोस्ती है, उन सबको मिला दें तो चाइना का ग्रुप यूएस के ग्रुप के सामने कहीं नहीं ठहरता है आज के समय में। इसके बाद बात करते हैं अब एशिया का क्या होगा। देखो, कुछ समय पहले तक तो सभी एक्सपर्ट्स इस बात पर सहमत थे कि अब ना आने वाले समय में चाइना सेंटर्ड एशिया होगा, एशिया में सिर्फ चाइना की चलेगी। यह बात देखो सच है कि बाकी एशियन कंट्रीज ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है इकोनॉमी के मामले में पिछले कुछ दशकों में, लेकिन चाइना की ग्रोथ इतनी ज्यादा थी कि एशिया की बाकी इकोनॉमीज की जो ग्रोथ है ना वो छुप गई चाइना की ग्रोथ के नीचे। तो ऐसा होने लगा था कि एशिया में लगने लगा कि अब चाइना अपना ऑर्डर सेट करेगा, अपने रूल्स बनवाएगा दूसरे देशों से, और दूसरे देश भी एशिया में चाइना की बात मानेंगे क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ी पावर उभर के आया है। लेकिन देखो ऐसा नहीं है। अब इंडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, इन देशों में भी ना इकोनॉमिक ग्रोथ रेट काफी फास्टर रही है। तो ना इससे एक पॉसिबिलिटी इमर्ज होके आती है कि एशिया में ना चाइना सेंटर्ड, चाइना डोमिनेटेड ऑर्डर इमर्ज होने के बजाय मल्टीपोलर एशिया भी इमर्ज हो सकता है। मल्टीपोलर एशिया जिसमें कई सारे पोल्स हों, जिसमें कई सारी पावर्स हों एशिया में, जहां पर चाइना का एक छत्र रूल ना हो बल्कि एक बैलेंस इस्टेब्लिश हो विभिन्न देशों के बीच में। अगर चाइना इतनी बड़ी पावर है तो इंडिया इतनी बड़ी पावर, इंडोनेशिया इतनी बड़ी पावर और फिलीपींस इतनी बड़ी पावर, ये तीनों मिलकर चाइना का काउंटर करें एशिया में। इस प्रकार से अलायंसेस भी इमर्ज हो सकते हैं। वैसे देखो इस बात में कोई दो राय नहीं है, ये इकोनॉमीज चाइना को पीछे नहीं छोड़ने वाली हैं किसी भी सूरत में, गैप काफी ज्यादा है। लेकिन हां, पोटेंशियल है इन इकोनॉमीज में, इंडोनेशिया में, इंडिया में, कि ये चाइना के बीच में और इनके बीच में जो गैप है ना, उस गैप को कम कर सकते हैं। जैसे देखो चाइना की इकोनॉमी का साइज ना इंडिया की इकोनॉमी के साइज से 5 गुना बड़ा है, और इंडिया में बहुत सारे पेसिमिस्ट हैं जो कहते हैं कि ये गैप बल्कि बढ़ेगा, कम नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब इंडिया देखो अपनी नेशनल कैपेबिलिटीज का, जो भी इंडिया की स्ट्रेंथ है ना, उनको यूज करके इंडिया और चाइना की इकोनॉमी के बीच में जो गैप है ना उसको कम कर सकता है। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, देखो एक समय ऐसा आया था
कि ना विभिन्न देशों का यूएस के ऊपर से ना भरोसा उठने लगा था। ऐसा लगने लगा था कि यूएस चाइना के अगेंस्ट हमारा साथ नहीं देगा। बट आज के समय में देखो, चाइना ने ना थोड़ा सा चाइना मजबूत हुआ तो चाइना ने ना मस्कुलर अप्रोच अपनानी स्टार्ट की, मतलब एग्रेसिव अप्रोच अपनानी स्टार्ट की नेबर्स यानी पड़ोसियों से डील करते वक्त। आप इंडिया का एग्जांपल ले लीजिए, एलएसी पर चाइना अपनी फोर्सेस को आगे लेकर आ गया, इंडिया को धमकाने की कोशिश की चाइना ने। फिलीपींस के साथ भी ऐसा ही किया। तो इससे ना विभिन्न चाइना के जो नेबरिंग कंट्रीज है ना, उनको लगा यार यूएस के साथ हमें दोस्ती करनी चाहिए। कल को चाइना ने हमें धमकाने की कोशिश की, दबाने की कोशिश की, तो कम से कम यूएस का साथ तो होना चाहिए। और इसी वजह से चाइना के आस पड़ोस के देशों का ना यूएस के साथ रिलेशन मजबूत हुआ। आप वियतनाम का एग्जाम्पल देख लीजिए। वियतनाम के लोग तो नफरत किया करते थे यूएसए से, किसी समय में युद्ध के लिए रिस्पॉन्सिबल था यूएस वियतनाम में, लेकिन फिर भी वियतनाम यूएस के रिश्ते आज कितने अच्छे हैं। रीजन सिर्फ चाइना, चाइना की मस्कुलर अप्रोच। इसकी वजह से ना यूएस आज पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट है चाइना के अगेंस्ट अलायंसेस के मामले में। लास्ट में राइटर इंडिया को सेम एडवाइस देते हैं कि अभी इंडिया को ना अपनी स्ट्रेंथ का फायदा उठाते हुए अपनी इकोनॉमी को आगे ले जाने की आवश्यकता है, मिलिट्री कैपेबिलिटी को और ज्यादा मजबूत बनाने की आवश्यकता है। और चाइना ने जैसे पड़ोसी देशों के संदर्भ में मस्कुलर अप्रोच अपनाई, एग्रेसिवनेस दिखाई, इंडिया को वैसी एग्रेसिवनेस दिखाने से बचना चाहिए। क्योंकि जैसे चाइना के अगेंस्ट नेगेटिविटी आई, जब तक देखो चाइना चुपचाप ग्रो कर रहा था तब तक ठीक था, लेकिन जैसे ही शी जिनपिंग जब राष्ट्रपति बने तो उसके बाद चाइना ने ना पूरे वर्ल्ड में एग्रेसिवनेस शो करनी स्टार्ट कर दी। जैसे देखो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, पड़ोसी देशों को धमकाना स्टार्ट कर दिया। अब इससे चाइना की जो सॉफ्ट पावर है ना वो थोड़ी खराब हुई, चाइना के अगेंस्ट नेगेटिविटी आई। इंडिया को लेसन्स सीखने की आवश्यकता है इन चीजों से। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल तो देखो श्रीलंका से संबंधित है। श्रीलंका की इकोनॉमी आपको याद होगा कुछ समय पहले तक बिल्कुल डूब गई थी। इतने जबरदस्त प्रोटेस्ट हुए थे श्रीलंका में, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई थी। बट अब ना श्रीलंका की इकोनॉमी से पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। पूरी कहानी आप समझिए क्या कुछ हुआ। 9 जनवरी 2024 को यूनाइटेड नेशंस पार्टी ने प्रपोज किया, अभी जो राष्ट्रपति है ना रानिल विक्रमसिंघे, इन्हीं को दोबारा से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनाया जाएगा। देखो 2 जुलाई 2022 में इनको ना राष्ट्रपति बनाया गया था। उस समय लोग सड़कों पर आ गए थे गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ में। इन्होंने रिजाइन दे दिया, ये देश छोड़ के भाग गए थे, बाद में वापस आए। इनके ऊपर आरोप लगा इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट का। श्रीलंका में हालात इतने ज़्यादा खराब हो गए थे, जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट कर गई बाय 7.8%, मतलब श्रिंक कर गई जीडीपी बढ़ने के बजाय। इन्फ्लेशन बहुत ही ज़्यादा 60% के आसपास। श्रीलंका की रुपी की वैल्यू डॉलर के मुकाबले में 45% कम हो गई। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व श्रीलंका के पूरी तरह से खत्म हो गए। सिर्फ 2 हफ्तों का इंपोर्ट श्रीलंका कर सकता था, ऐसी सिचुएशन आ गई। तो श्रीलंका ना दूसरे देशों से जरूरी वस्तुएं नहीं खरीद पा रहा था। लंबी लंबी लाइनें लगनी स्टार्ट हो गई। जो आइटम्स श्रीलंका इंपोर्ट किया करता था, क्योंकि उनकी कमी हो गई, आपके पास डॉलर नहीं है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, आप नहीं खरीद पा रहे हो, तो उसकी कमी आपके देश में। लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, 2-2 3-3 दिन तक फ्यूल नहीं मिल रहा है, खाने के आइटम्स नहीं मिल रहे हैं। ऐसी सिचुएशन आ गई थी। ऐसी सिचुएशन में जब देखो रानिल विक्रमसिंघे राष्ट्रपति बने ना, तो इन्होंने काफी सारे स्टेप्स लिए। सबसे पहले इन्होंने इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज कर दिया इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। इंटरेस्ट रेट्स जैसे देखो बैंक रेट है, अब इन इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज करेंगे तो बैंकों को सेंट्रल बैंक से लोन महंगा मिलेगा, बैंक फर्दर फिर लोन कस्टमर्स को महंगा देंगे, यानी मार्केट में आसानी से पैसा उपलब्ध नहीं होगा। तो इसका रिजल्ट ये निकलेगा डिमांड ज़्यादा नहीं होगी, डिमांड कम होगी तो प्राइसेस फिर कम होंगे। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाती है बैंक रेट्स को इंक्रीज करने से। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, फ्यूल के ऊपर सब्सिडी घटा दी। पहले पेट्रोल वगैरह पे, डीजल वगैरह पे जो सब्सिडी दी जाती थी श्रीलंका की सरकार के द्वारा, उसे घटा दिया गया। टैक्सेस इंक्रीज कर दिए गए ताकि फिस्कल डेफिसिट कम हो श्रीलंका की इकोनॉमी में। ये कुछ स्टेप्स हैं जो लिए गए। इसके अलावा एक स्टेप ये लिया गया, सेंट्रल बैंक को ना सरकार के कंट्रोल से मुक्त कर दिया गया कि सेंट्रल बैंक ना अपने हिसाब से फैसले ले, इकोनॉमी को देखते हुए, पॉलिटिक्स को कंसीडर करके ना फैसले ले। देखो जिस देश में सेंट्रल बैंक के ऊपर सरकार का कंट्रोल होता है ना, उस देश में फिर सेंट्रल बैंक जो है वो ऑनेस्टली काम नहीं करता।
सरकार के कहने पे काम करता है, रैशनल डिसीजंस फिर उस देश में सेंट्रल बैंक नहीं ले पाता, लॉजिकल डिसीजंस नहीं ले पाता, इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए बस रूलिंग पार्टी के हिसाब से डिसीजंस लेता है। और रूलिंग पार्टी तो आपको पता है सब कुछ इलेक्शंस जीतने के लिए करती हैं। इसके अलावा और क्या किया गया श्रीलंका की सरकार के द्वारा इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक करने के लिए? उन्होंने मदद मांगी, इंडिया से मदद मांगी, आईएमएफ से नेगोशिएशन स्टार्ट की ताकि कुछ एक्स्ट्रा लोन मिले। इसके अलावा जिन जिन देशों से या फिर इवन प्राइवेटली लोन ले रखा है उनके साथ में नेगोशिएशन स्टार्ट की। नेगोशिएशंस कैसी? डेट रीस्ट्रक्चरिंग की। जैसे देखो, मान लीजिए इंडिया से $3 बिलियन श्रीलंका ने लिए हैं, लेकिन अब श्रीलंका नहीं चुका पा रहा है, तो नेगोशिएशन करेगा श्रीलंका इंडिया के साथ में कि भैया हम आपका पैसा लौटा देंगे, सीधी सी बात है, लेकिन अब अभी हमारे पास में नहीं है, आप कुछ समय के लिए इंस्टॉलमेंट्स को सस्पेंड कर दीजिए, 6 महीने तक आप हमसे इंस्टॉलमेंट मत लीजिए, उसके बाद आप हमसे इंस्टॉलमेंट लीजिए और वो भी थोड़ी छोटी इंस्टॉलमेंट लीजिए। हमने आपसे जो लोन लिया है इस पर आप थोड़ा इंटरेस्ट रेट को भी घटा दीजिए। यह सब होता है डेट रीस्ट्रक्चरिंग के अंतर्गत। तो श्रीलंका ना अभी ना सिर्फ इंडिया के साथ बल्कि चाइना के साथ भी नेगोशिएशन कर चुका है डेट रीस्ट्रक्चरिंग की, कि एकदम से डेट ना चुकाना पड़े, धीरे धीरे करके श्रीलंका चुकाएगा और इंटरेस्ट रेट कम लगेंगी श्रीलंका ने जो डेट लिया है उस पर। आईएमएफ भी तैयार हो गया कि हम आने वाले 48 मंथ्स में आपको $2.9 बिलियन का लोन लेंगे, लेकिन एक कीमत चुकानी पड़ेगी, आपको ना रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे आपकी इकोनॉमी में। तो आईएमएफ से लोन चाहिए था, श्रीलंका रिफॉर्म्स लेके आया। जैसे मैंने आपको बताया, रिफॉर्म्स फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज कर दिए, टैक्स इंक्रीज कर दिया, सब्सिडीज घटा दी गई। ये सारा काम श्रीलंका ने आईएमएफ के कहने पे किए ताकि लोन मिल सके आईएमएफ से। और आईएमएफ ने ना दिसंबर 2023 में मीटिंग की और श्रीलंका की परफॉर्मेंस को ना सेटिस्फैक्टरी बताया कि हाँ, श्रीलंका ने ठीक काम किया है हमारे कहने पे। तो अब मतलब एक जो इंस्टॉलमेंट है लोन के तौर पे आईएमएफ श्रीलंका को देगा $670 मिलियन की। इसके अलावा श्रीलंका देखो वर्ल्ड बैंक के पास भी पहुंचा, एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास भी पहुंचा कि हमें भैया थोड़ी एडिशनल फंडिंग की जरूरत है बजट सपोर्ट के लिए, सोशल प्रोटेक्शन के लिए, मतलब सोशल वेलफेयर स्कीम्स के लिए, फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, तो आप हमारी मदद कीजिए। तो यहां से भी श्रीलंका को मदद मिली। अब सिचुएशन क्या आ गई है देखिए, दिसंबर 2023 में इन्फ्लेशन तो देखो 4% से कम आ गई। कितनी हैरानी वाली बात है, मतलब काफी इंप्रूवमेंट श्रीलंका ने कर लिया है। वैल्यू एडिड टैक्स अब देखो बढ़ेगा, 15% से 18% होगा, तो इन्फ्लेशन थोड़ी सी तो बढ़ सकती है, लेकिन वो चिंता की बात नहीं होगी। श्रीलंकन रूपी अब एप्रिशिएट कर गया है डॉलर के मुकाबले में 2023 में बाय 12.1%। पहले इतना डेप्रिसिएशन था, अब एप्रिशिएट किया है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो बिल्कुल खाली हो गया था, अब प्रेशर कम हो गया है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर, मतलब अच्छा खासा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अभी है, तो आसानी से श्रीलंका दूसरे देशों से जरूरी जो वस्तुएं हैं वो इंपोर्ट कर पा रहा है। मतलब पहले जो चीजों की शॉर्टेज थी श्रीलंका में, लाइनें लग रही थी लोगों की, वो लाइनें लगनी अब बंद हो गई हैं। आईएमएफ ने ये एस्टिमेट लगाया है 2030 में जहां श्रीलंका की इकोनॉमी श्रिंक करी बाय -3.6%, 2024 में श्रीलंका की इकोनॉमी ग्रो करेगी बाय 1.8%। इसके अलावा देखो श्रीलंका में ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी अब काफी आ रही है। कोलंबो पोर्ट में ना वेस्ट कंटेनर टर्मिनल को डेवलप करने के लिए अदानी ग्रुप इंडिया से और श्रीलंका के जॉन कील्स होल्डिंग ने ना हाथ मिलाया है। दोनों मिलकर $700 मिलियन से इन्वेस्ट करेंगे यहां पे वेस्ट कंटेनर टर्मिनल के ऊपर। यूएस की डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन भी $553 मिलियन से इन्वेस्ट करेगी, ऐसा उन्होंने कमिटमेंट किया है। अब ये टर्मिनल बनने के बाद में ना पोर्ट की कैपेसिटी एक्सपेंड होगी और इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, उसकी वजह से इस कोलंबो पोर्ट के वेस्ट कंटेनर टर्मिनल को भी फायदा होगा, क्योंकि ये जो है ट्रांसशिपमेंट ट्रेड को इंप्रूव करेगा। यानी बहुत सारे शिप्स जिनको इंडिया में अपना सामान भेजना है, आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि कई बार वो कोलंबो में अपना सामान उतारते हैं और बाद में कोलंबो के पोर्ट से वो इंडिया के पोर्ट पे आता है। फिर एक ना चाइना की कंपनी है सिनोपैक ग्रुप, जो ना पेट्रोल पंप चलाती है श्रीलंका में। अब ना चाइना की इस कंपनी ने भी कहा है कि हम यहां पर श्रीलंका में ऑयल रिफाइनरी में $4.5 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे।
देखो ये बहुत बड़ी कमिटमेंट है चाइना की कंपनी की तरफ से। चाइना की जो देसी यानी वहां की लोकल पेट्रोलियम कंपनी है ना, सिलोन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, इस कंपनी के ऑपरेशंस काफ़ी ज़्यादा इनएफिशिएंट है, जिसकी वजह से फ्यूल शॉर्टेज हुई। श्रीलंका के लोगों को ना क्राइसिस के दौरान काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो ना चाइना की ये कंपनी अगर इन्वेस्टमेंट करती है तो जाहिर तौर पे फ्यूल की कमी तो नहीं आएगी श्रीलंका में, बट श्रीलंका की सरकार को ना ये जरूर इंश्योर करना चाहिए कि ना इस मामले में कंपटीशन रहे। कोई दूसरा देश की कंपनी भी यहाँ पे रिफाइनरी में इन्वेस्ट करना चाहती है, पेट्रोल पंप चलाना चाहती है, तो उसको भी चलाने दिया जाए। अदरवाइज तो ना चाइना की ये कंपनी है सिनोपेक, ये अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश कर लेगी और बाद में महंगे दाम पे फ्यूल बेचेगी, और फ्यूल की सप्लाई के लिए भी श्रीलंका इस कंपनी के ऊपर डिपेंड हो जाएगा, जो श्रीलंका के लिए अच्छी चीज नहीं है। अगर देखो श्रीलंका को कर्ज के बोझ से मुक्ति पानी है ना, डेट ट्रैप से बाहर आना है श्रीलंका को, तो श्रीलंका की इकोनॉमी को ना आने वाले मीडियम टर्म में 5 से 6% की ग्रोथ रेट चाहिए। लेकिन बहुत सारे रिस्क का सामना करना पड़ सकता है श्रीलंका को। जैसे देखो यूएस और चाइना के बीच में ना जियोपॉलिटिकल कंपटीशन चल रहा है। अगर ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं तो फिर से ट्रेड वार स्टार्ट हो सकता है यूएस और चाइना के बीच में, और इसकी वजह से श्रीलंका में आने वाली एफडीआई पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। दूसरा खतरा श्रीलंका को है डेट रिस्ट्रक्चरिंग का। देखो श्रीलंका ने ना विभिन्न देशों से तो बात कर ली है, इंडिया से, पेरिस क्लब से, डेट रिस्ट्रक्चरिंग के लिए चाइना से भी एग्रीमेंट हो गया है, बट जो प्राइवेट लोन लिया है ना श्रीलंका ने, जैसे बहुत सारी कंपनीज ने श्रीलंका की सरकार के बॉन्ड परचेज किए हैं, अब वहां पे भी श्रीलंका डिफॉल्ट करेगा। उनसे अभी तक श्रीलंका ने बात नहीं की है, और ये जो डेट है ना ये 40% है 2022 के अंत तक। टोटल श्रीलंका के ऊपर जितना डेट है 40% एक्सटर्नल डेट तो इन्हीं प्राइवेट बॉन्ड होल्डर्स का है। उनके साथ भी श्रीलंका को अब जल्द से जल्द एंगेज करना चाहिए। फिर नेक्स्ट इश्यू देखो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का है। 2024 में इलेक्शंस होंगे, नहीं 2025 में इलेक्शंस होंगे, तो उन इलेक्शंस में कौन जीत के आता है। अगर विक्रमासिंघे नहीं जीते, लेफ्ट विंग वाली पॉलिटिकल पार्टी जीत गई, तो वो फिर से कुछ पॉपुलिस्ट स्कीम चला सकती है, जिससे श्रीलंका की इकोनॉमी फिर से डेट ट्रैप में फंस सकती है। ये भी एक दिक्कत है। लास्ट में राइटर बोलते हैं, देखो अभी तक ना रानिल विक्रमासिंघे, इनको क्रेडिट जाता है, ये श्रीलंका की इकोनॉमी को ना क्राइसिस से तो बाहर निकाल पाए हैं, लेकिन डेट ट्रैप से श्रीलंका की इकोनॉमी तभी बच पाएगी जब ये इलेक्शन जीत पाएंगे और अपने रिफॉर्म्स को जारी रखेंगे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के फाइनेंस से संबंधित है। इस मामले में देखो आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की है, और आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये कंटेस्ट है। देखो आरबीआई ने ना पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के फाइनेंसिस से संबंधित रिपोर्ट पब्लिश की है। 2020-21 से लेकर 2022-23 के बीच का डेटा लिया गया है। की हाइलाइट्स क्या है? देखो जो पंचायती राज बॉडीज है ना लोकल लेवल पे, उनके पास में खुद वो कहाँ से पैसा इकट्ठा कर सकती हैं। वो प्रॉपर्टी टैक्स लगा सकती हैं, किसी चीज को लेके फीस इकट्ठा कर सकती हैं, फाइन लगा सकती हैं। ये तो देखो वो चीजें हैं जिनसे कोई भी पंचायती राज बॉडीज खुद से पैसा इकट्ठा कर सकती हैं। और पैसे कहां कहां से मिलते हैं किसी भी पंचायती राज बॉडी को? सेंट्रल फाइनेंस कमीशन ग्रांट देता है। सेंट्रल फाइनेंस कमीशन स्पेशल अलग प्रकार की ग्रांट देता है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स चलाती है, वहां से पैसा मिलता है। स्टेट गवर्नमेंट टोल इकट्ठा करती है, टैक्सेस इकट्ठा करती है। मतलब ये सारा पैसा जो स्टेट गवर्नमेंट इकट्ठा किया जाता है, फिर वो स्टेट फाइनेंस कमीशन कुछ ट्रांसफर कर देता है पंचायती राज बॉडीज को। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट से ग्रांट इन एड भी मिलती है, मतलब वो पैसा जो बाद में लौटाना नहीं पड़ता पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, जो डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं। सबसे लास्ट में स्टेट गवर्नमेंट की भी अपने अलग से स्कीम्स होती हैं, वहां से भी पंचायती राज बॉडीज को पैसा मिल जाता है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक या फिर इंटरनेशनल बॉडीज के कुछ दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, वहां से कुछ ग्रांट मिल जाती है। और खुद के सोर्स तो आपको पता ही है, खुद कैसे रेवेन्यू इकट्ठा करती हैं। टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स लगा के, किसी चीज पे फीस लेके या फाइन लगा के, यहां से भी कोई पंचायती राज बॉडी पैसा इकट्ठा करती है। तो ये सारे सोर्स हमने डिस्कस कर लिए, इस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती हैं।
अब देखो पॉइंट ये है, डेटा ये कहता है 2020-21 से लेके 22-23 के बीच का कि ना 2020-21 में एवरेज तौर पर एक पंचायती राज बॉडी ने कितना रेवेन्यू मिला, किसी एक पंचायती राज बॉडी को 21.2 लाख। ये है 2020-21 का डेटा। 2021-22 का डेटा कहता है एवरेज 23.2 लाख। और 2022-23 में फिर से एक एवरेज पंचायती राज बॉडी को रेवेन्यू मिला 21.23 लाख का। एक्सपेंडिचर हालांकि डिक्लाइन कर गया। 2020-21 में एक पंचायती राज बॉडी का एक्सपेंडिचर एवरेज तौर पर 17.3 लाख, जो 2022-23 में घट के हो गया 12.5 लाख। शायद इसलिए भी क्योंकि कोविड के दौरान आपको पता है एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा होना स्टार्ट हो गया था। अब देखो ये जो एक्सपेंडिचर है और रेवेन्यू है ये तो एवरेज बता दिया गया आर्टिकल में, बट ना इंट्रा स्टेट काफी ज्यादा वेरिएशन है विभिन्न स्टेट्स के बीच में, और स्टेट के अंदर भी काफी सारी वेरिएशन है। मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई राज्य केरल है, वहां पे पंचायती राज बॉडीज को ज्यादा रेवेन्यू मिला है, किसी राज्य को फॉर एग्जाम्पल बिहार को कम मिला है। और राज्य के अंदर भी केरल के अंदर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जिनको ज्यादा रेवेन्यू मिला है, जिनका खर्चा ज्यादा है, और कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहां पे गांव के अंदर जो पंचायती राज बॉडीज हैं वहां पे रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर कम ज्यादा है। समझ गए? दोनों तरह की वेरिएशंस हैं, इंटर स्टेट भी और इंट्रा स्टेट भी। देखो गांधी जी का सपना था कि हमारे देश के गांव जो हैं वो सेल्फ सफिशिएंट होने चाहिए, अपने आप रिपब्लिक का काम करे गांव, और जरूरी चीजों के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। ऐसा गांधी जी का सपना था। तो गांधी जी के सपने को साकार करने के लिए 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया। संविधान का आर्टिकल 40 इसे प्रैक्टिकल शेप दिया गया। इस अमेंडमेंट के थ्रू एक नया पार्ट ऐड किया गया, पार्ट 9th। कई सारे नए आर्टिकल्स ऐड किए गए और एक नया 11th शेड्यूल भी ऐड किया गया इस 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। कुछ लोगों को डाउट आया होगा 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी तो आया था। हाँ, वो देखो अर्बन लोकल बॉडीज के लिए था, लेकिन इस आर्टिकल में हम पंचायती राज बॉडीज की बात कर रहे हैं, ना कि अर्बन लोकल बॉडीज की। तो ना इस 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 11th शेड्यूल ऐड हुआ, जिसमें ना पंचायत को 29 यानी 29 फंक्शनल आइटम्स दिए गए कि इन पर पावर्स दी जाएगी, इन इश्यूज के मामले में पावर्स दी जाएगी पंचायत को, जैसे कल्चरल एक्टिविटी, मार्केट फेयर, हेल्थ एंड सैनिटेशन, फैमिली वेलफेयर, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। हालांकि देखो ये ना सिर्फ कागजों में रह गई, मतलब पंचायती राज बॉडीज को इस 11th शेड्यूल में मौजूद जो आइटम्स है ना उनके मामले में बहुत ज्यादा पावर्स नहीं दी गई, जबकि पंचायती राज बॉडीज के पास में बहुत एडवांटेज हैं सही मामलों में डेवलपमेंट लाने के लिए। बट दिक्कत यह है पंचायती राज बॉडीज में भी इतना करप्शन देखने को मिलता है। स्टेट गवर्नमेंट इनसिक्योर महसूस करती है पंचायती राज बॉडीज से, इस वजह से उनको पावर नहीं दी जाती। 3 चीजों की आवश्यकता है पंचायती राज बॉडीज को, 3F आंसर्स में जरूर लिखिएगा, फंड, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज। फंड मतलब उनको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, फंक्शंस मतलब उनको ज्यादा पावर्स मिलनी चाहिए डेवलपमेंट लाने के लिए, फंक्शनरीज मतलब उनका जो स्टाफ है वो ट्रेन होना चाहिए, स्टाफ की शॉर्टेज नहीं रहनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं फंड्स की। आर्टिकल 243G संविधान का ये अलाउ करता है स्टेट गवर्नमेंट को डिस्क्रिशनरी पावर देता है ये आर्टिकल। इसका मतलब देखो स्टेट के ऊपर बाउंडेशन नहीं है, वो जितना फंड्स देना चाहता है उस हिसाब से देता है। तो स्टेट तो फिर ज्यादा देता नहीं है पंचायती राज बॉडीज को, ये दिक्कत है। हमेशा पंचायती राज बॉडीज के पास में पैसों की कमी रहती है, ट्रेंड स्टाफ नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर की शॉर्टेज रहती है। पंचायत वेब सीरीज आपने देखी होगी, बस 2-3 लोग हैं, प्रधान जी तो डायरेक्टली इलेक्टेड हैं, फिर वो जीतू भैया वो ग्राम सचिव हैं और उनका एक असिस्टेंट, बस 2-3 लोग। सिर्फ 5% पैसा किसी पंचायती राज बॉडी के द्वारा खुद से कलेक्ट किया जाता है, बाकी 95% तो वो देखो ग्रांट के ऊपर डिपेंडेंट है। थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल जाए, थोड़ा स्टेट गवर्नमेंट से मिल जाए। और स्टेट गवर्नमेंट ना रेगुलरली स्टेट फाइनेंस कमीशन नहीं गठित करती है, इस वजह से रेगुलरली स्टेट फाइनेंस कमीशन से ग्रांट टाइमली मिल नहीं पाती है पंचायती राज बॉडीज को। अब देखो चूंकि संविधान ने डिस्क्रिशन दी है स्टेट गवर्नमेंट को, तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स तो ऐसी हैं जिन्होंने पंचायत को अच्छी खासी पावर दी हैं, लेकिन ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट्स ऐसी हैं जिन्होंने पंचायत को पावर्स नहीं दी हैं। हम बात कर रहे हैं 11th शेड्यूल की, संविधान का 11th शेड्यूल, जिसमें 29 आइटम्स दिए गए हैं पंचायत को। तो देखो वे फॉरवर्ड में यही बोला जा सकता है, आप 3F दो पंचायत को,
फंड्स दो, फंक्शंस दो, फंक्शनरीज दो। स्टैंडिंग कमेटी ऑन रूरल डेवलपमेंट ने बोला स्टेट गवर्नमेंट्स ना ये सब्जेक्ट्स जो हैं, फ्यूल एंड फोडर, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, टेक्निकल ट्रेनिंग, ये सब सब्जेक्ट्स ना पंचायत को दे दें। पंचायत इन सब सब्जेक्ट्स को हैंडल करे, इससे पंचायत को अच्छा खासा रेवेन्यू मिल जाएगा। टाइमली स्टैब्लिशमेंट होना चाहिए स्टेट फाइनेंस कमीशन का, ताकि टाइमली ग्रांट मिले पंचायती राज बॉडीज को, और पंचायती राज बॉडीज को भी लोकल लेवल पे रेवेन्यू जनरेशन के नए नए ऑप्शंस एक्सप्लोर करने होंगे। क्योंकि देखो वो पूरी तरह से डिपेंडेंट रहेंगे कभी सेंट्रल गवर्नमेंट के, कभी स्टेट गवर्नमेंट पे, तो इससे काम नहीं चलेगा। खुद से वो रेवेन्यू जनरेट करें, खुद से अपना बजट बनाएं, ट्रांसपेरेंट बजटिंग होनी चाहिए, करप्शन को रोकने के लिए सरकार प्रयास करें। सबसे लास्ट में है डेटा जनरेशन। डेटा जनरेशन में काफ़ी गैप है, कैसे कोई पंचायत कहाँ पे पैसा खर्च करती है उससे संबंधित एक जगह डेटा नहीं है। वैसे एक इनिशिएटिव है नेशनल स्केल पे ई ग्राम स्वराज, या फिर देखो अलग अलग राज्यों या फिर डिस्ट्रिक्ट्स में ना जो पंचायत के बजट डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है ना वो अलग अलग फॉर्मेट में है, उसको स्टैंडर्डाइज करना डिफिकल्ट है, तो यहां पे काम होना चाहिए। सबसे लास्ट में ग्राम सभा की जब मीटिंग्स होती है ना तो एक कोरम होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल देखो 70% मेंबर्स आएंगे तभी ये मीटिंग हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। महिला रिप्रेजेंटेटिव से इतनी आएंगी तभी मीटिंग हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। जैसे लोकसभा की सीटिंग होती है, स्टेट लेजिस्लेचर में सीटिंग होती है, तो कोरम होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 10% मेंबर्स आएंगे तभी वो सेशन होस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं। तो उसी प्रकार से ना ग्राम सभा में भी ना इसी प्रकार से पार्टिसिपेशन को इंप्रूव करने के लिए कोरम होना चाहिए मीटिंग्स के लिए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया पंचायती राज बॉडीज से संबंधित। अब लास्ट में क्वेश्चंस आप देख लीजिए, देखो ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2016 में पूछा था पंचायती राज बॉडी से संबंधित। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर मन में सोचिए। और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2020 में पूछा था, गोल्ड ट्रांच या फिर रिवर्स ट्रांच क्या है इन चारों में से। मेंस के ये दोनों क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। पहला तो देखो पंचायती राज बॉडीज में वुमेन के लिए रिजर्वेशन से संबंधित है, और दूसरा फिर चाइना की इकोनॉमी डिक्लाइन कर रही है और यूएस का सस्टेन्ड ग्लोबल इन्फ्लुएंस है, तो इंडिया के लिए क्या इंप्लीकेशंस है उस इशू से संबंधित हैं। दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं 250 वर्ड्स में। pwonlyas.com पे जाके आप इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। क्वेश्चंस के आंसर्स की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर है 2 ओनली। मिनिमम एज जो है इलेक्शन लड़ने के लिए पंचायत की 25 नहीं है 21 साल है। और इस क्वेश्चन का आंसर है 4 गोल्ड ट्रांच। ये एक प्रकार से ना क्रेडिट सिस्टम है जो आईएमएफ के द्वारा अपने मेंबर्स को ग्रांट किया जाता है, तो इसका आंसर 4 है। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।